ये बात तो हम सब जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन हिस्ट्री का सबसे बड़ा जीनियस इंसान था। इतना जीनियस कि वो अकेले ही हजारों साइंटिस्ट से ज्यादा दिमाग लड़ा सकता था। जो चीज हम इंसान समझना तो दूर की बात बल्कि सोच भी नहीं सकते, वो आइंस्टाइन ने सोची भी, समझी भी और उसको पूरी दुनिया के लिए आसान भी बनाया। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक फिजिसिस्ट थे। इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E = mc² और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के लॉ बनाकर पूरी दुनिया को हैरान और परेशान छोड़ दिया था और इसकी वजह से ही आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। इनकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी सोचने और समझने की सलाहियत देखकर लोग समझते थे कि आइंस्टाइन के पास एक स्पेशल ब्रेन है जो हम आम इंसानों से काफी ज्यादा मुख्तलिफ है। इस बात का आइंस्टाइन को खुद भी अंदाजा था। इसी वजह से वो नहीं चाहते थे कि मरने के बाद इनकी बॉडी के किसी भी हिस्से पर रिसर्च की जाए, बल्कि उन्होंने तो ये इंस्ट्रक्शंस दे रखी थी कि मरने के बाद इनकी बॉडी को जलाकर राख कर दिया जाए। लेकिन फिर वही हुआ जिसका आइंस्टाइन को डर था। 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन हॉस्पिटल में जब आइंस्टाइन का इंतकाल हुआ तो ऑटोप्सी के लिए यानी मौत की वजह जानने के लिए जो डॉक्टर आया उसने चुपके से आइंस्टाइन का ब्रेन निकाल लिया, क्योंकि उसको ये जानने की क्यूरियोसिटी थी कि दुनिया के सबसे ब्रेन जीनियस के ब्रेन में आखिर ऐसा क्या है। वर्ल्ड आइज की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, आइंस्टाइन का ब्रेन चुराने वाले डॉक्टर थॉमस हार्वी थे, जिनको अपने साथ होने वाले अंजाम से ज्यादा इस स्पेशल ब्रेन को स्टडी करने में दिलचस्पी थी। कुछ दिनों के बाद जब प्रिंसटन हॉस्पिटल को डॉक्टर हार्वी की इस हरकत का पता चला तो उनको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। लेकिन डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन के बेटे हैंस एल्बर्ट से जैसे तैसे ये परमिशन लेने में कामयाब हो गए कि वो उसके बाप के स्पेशल ब्रेन के अंदर छुपे राजों से पर्दा उठाकर दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। इस दिन के बाद से शुरू हुआ इस ब्रेन का एक लंबा तरीन सफर। डॉक्टर हार्वी एक पैथोलॉजिस्ट थे जो सिर्फ पोस्टमार्टम करना जानते थे। ये उनका सिर्फ ख्याल था कि वो इतने बड़े जीनियस के ब्रेन पर रिसर्च कर पाएंगे। अब कंडीशन ये थी कि डॉक्टर हार्वी प्रिंसटन हॉस्पिटल की जॉब से भी हाथ धो बैठे थे और अपने पैथोलॉजिस्ट का ओहदा भी। आइंस्टाइन का ब्रेन जो डॉक्टर हार्वी पहले ही प्रिजर्व कर चुके थे, वो इसको लेकर पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया ले गए, जहां उन्होंने ब्रेन की कई फोटोज ली और फिर उसको 240 छोटे छोटे पीसेस में काट कर हर पीस को अलग अलग जार में प्रिजर्व करके अपनी बेसमेंट में छुपा दिया। इसी मसले को लेकर डॉक्टर हार्वी का अपनी बीवी के साथ कई बार झगड़ा होता रहता था, क्योंकि उनकी बीवी अक्सर ये धमकी देती थी कि वो इस ब्रेन को उठाकर कहीं फेंक देगी। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों मियाँ बीवी को डिवोर्स लेकर अलग होना पड़ा और डॉक्टर हार्वी ब्रेन लेकर कैंसस के शहर विचिटा चले गए, जहां वो एक बायोलॉजिकल टेस्टिंग लैब में मेडिकल सुपरवाइजर की नौकरी करने लगे। और यहाँ वो अपने फारिग टाइम में खूब आइंस्टाइन की ब्रेन पर स्टडी करने की कोशिश करते। इसके बाद वो कई अलग अलग जॉब छोड़कर मुख्तलिफ मुल्कों में ये ब्रेन लेकर घूमते रहे। कई साल गुजर चुके थे, लेकिन डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन के ब्रेन पर कुछ खास रिसर्च न कर सके। उल्टा उसका मेडिकल लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया गया और नौबत यहाँ तक आ गई कि उनको एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में जॉब स्टार्ट करनी पड़ी। तभी उन्होंने पहली बार एक अच्छा फैसला किया कि वो उनके ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को दुनिया भर के बेस्ट न्यूरोपैथोलॉजिस्ट के पास डिटेल रिसर्च के लिए भेजेंगे। लिहाजा उन्होंने ऐसा ही किया। 1955 से ब्रेन चोरी होने के 30 सालों बाद यानी 1985 में पहली बार आइंस्टाइन के ब्रेन पर एक स्टडी पब्लिश की गई। इसके बाद अगले 28 सालों तक जीनियस ब्रेन पर दुनिया भर के न्यूरोपैथोलॉजिस्ट ने कई स्टडीज पब्लिश की, जिनमें बताया गया कि आइंस्टाइन का ब्रेन एक आम आदमी के ब्रेन से काफी डिफरेंट था। सबसे बड़ा डिफरेंस ब्रेन के कॉर्पस कैलोसम नामी हिस्से में पाया गया। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि इंसानी ब्रेन दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड होता है। इंसान जो भी काम करता है वो ब्रेन के पहले एक हिस्से में प्रोसेस होता है और फिर ब्रेन हमारे जिस्म के उस हिस्से को सिग्नल भेजता है। लेफ्ट ब्रेन हमारे राइट हिस्सों को कंट्रोल करता है, जबकि राइट ब्रेन हमारे लेफ्ट हिस्सों को कंट्रोल करता है। इसके अलावा 90% इंसानों का लेफ्ट ब्रेन बोलने, समझने, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और राइटिंग यानी लिखने का काम करता है, जबकि राइट ब्रेन के पास क्रिएटिविटी, शेप्स को पहचानने, आर्ट और म्यूजिकल स्किल्स की जिम्मेदारी होती है। अब आप भी यही सोच रहे होंगे कि इस सब में कॉर्पस कैलोसम का क्या काम है।
फर्ज कर लें आप कीबोर्ड पर टाइपिंग कर रहे हैं या फिर मोबाइल फोन पर इस दौरान हमारे दोनों हाथ टाइपिंग करने में बिजी हैं। कुछ अल्फाबेट्स हमारा सीधा हाथ टाइप कर रहा है तो कुछ उल्टा हाथ। टाइपिंग के दौरान आपके लेफ्ट हैंड से एक मिस्टेक हुई तो आपने फौरन अपना राइट हैंड इस्तेमाल करके उस मिस्टेक को इरेज किया। तो इसका मतलब ये हुआ जब हमारे राइट ब्रेन से मिस्टेक हुई तो उसने लेफ्ट ब्रेन को फौरन सिग्नल देकर वो मिस्टेक ठीक करवाई। ब्रेन के दोनों हिस्से आपस में जिस चीज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं उसको कॉर्पस कैलोसम कहा जाता है और आइंस्टाइन का कॉर्पस कैलोसम आम इंसानों के मुकाबले में कुछ ज्यादा ही बड़ा था, यानी उनके लेफ्ट और राइट ब्रेन का आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, जिसकी वजह से आइंस्टाइन एक ही वक्त में काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस को इमेजिन कर सकते थे। कॉर्पस कैलोसम के बड़े होने के अलावा आइंस्टाइन के ब्रेन का पैटर्न भी आम इंसानों से काफी मुख्तलिफ था और रिसर्चर्स का मानना है इसकी वजह से ब्रेन में न्यूरॉन्स का फ्लो काफी बेहतर था। न्यूरॉन्स के अच्छे फ्लो होने का मतलब है कि इनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को बगैर पेन और पेपर के अपने दिमाग की मदद से ही सॉल्व करने की काबिलियत रखते थे। न्यूरॉन ज्यादा होने की एक और वजह रिसर्च पेपर्स में बताई गई। जब आइंस्टाइन के ब्रेन का वजन किया गया तो उसका वजन 1230 ग्राम था, जबकि आम इंसानों का 1430 ग्राम होता है। रिसर्चर्स का मानना है इनके ब्रेन की काफी लाइनिंग्स भी पतली थी, जिसकी वजह से इनके ब्रेन में ज्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था कि क्या आइंस्टाइन ऐसे स्पेशल ब्रेन के साथ पैदा हुए थे या इनके पैदा होने के बाद इनमें चेंजेस आई। जांच के बाद मालूम पड़ा कि जब एल्बर्ट आइंस्टाइन पैदा हुए थे तो वो पूरे 5 सालों तक बोल नहीं सकते थे, जबकि दूसरे बच्चे 2 या 3 साल की उम्र में बोलना शुरू कर देते हैं। जब उन्होंने बोलना शुरू भी किया तब भी वो ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते थे, बल्कि हमेशा अपनी ही सोचों में गुम रहते थे। उनके पास चीजों को मेमोराइज करने की पावर काफी कम थी, यहाँ तक कि उन्हें सिंपल मैथ्स के टेबल याद करने में भी मुश्किल होती थी। वो मैथ्स और नंबर को लॉजिकल तरीकों से प्रोसेस करने के मास्टर थे, ना कि उनको रट्टा लगाकर याद करने के। स्कूल लाइफ में बाकी हर सब्जेक्ट में आइंस्टाइन फेल होते थे, सिर्फ मैथ्स और साइंस वो वाहिद सब्जेक्ट्स थे जिसमें आइंस्टाइन के नंबर सबसे ज्यादा आते थे। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन 12 साल के थे तब एक फैमिली टीचर अपनी ज्योमेट्री बुक इनके पास भूल गई। हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ एक ही दिन में आइंस्टाइन वो पूरी बुक पढ़कर अपने ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर बैठे। ना सिर्फ इतना बल्कि 14 साल की उम्र में ही वो इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस के मास्टर बन चुके थे। मैथ्स और साइंस में इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप थी कि जब वो क्लासरूम में कोई सवाल पूछने के लिए हाथ खड़ा करते थे तो प्रोफेसर्स घबराने लगते थे, क्योंकि आइंस्टाइन के अक्सर सवाल टीचर्स के भी ऊपर से गुजर जाते थे। छोटी सी उम्र में ही वो इस यूनिवर्स के लॉस को एक छोटी सी इक्वेशन में बंद करना चाहते थे और यही उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। 26 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने 4 रिसर्च पेपर्स पब्लिश करके पूरी दुनिया को हैरान कर डाला और इसी वजह से उनको PhD की डिग्री और ह्यूमैनिटी के लिए आला किरदार अदा करने की सूरत में नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा लें कि आज भी आइंस्टाइन की उन थीसिस के बिना साइंस बिल्कुल अधूरी है। कई डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स ने ये नतीजा निकाला है कि आइंस्टाइन का ब्रेन उनके पैदा होने के बाद स्पेशल बना था, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जब उनको अपने सवालों का जवाब नहीं मिलता था तो वो खुद अपने दिमाग की मदद से जवाब तलाश किया करते थे। छोटी उम्र में ऐसा करने से इनका दिमाग वैसे ही डेवलप होता गया। आज भी आइंस्टाइन का ये एक्स्ट्रोऑर्डिनरी ब्रेन अमेरिका में वाकई द मटर म्यूजियम में मौजूद है, जिसको बड़ी हिफाजत से माइक्रोस्कोपिक फिल्म्स में प्रिजर्व करके रखा गया है। इस वीडियो का इख्तिताम करने से पहले उम्मीद करते हैं आप लोग वर्ल्ड आइज की ये वीडियो भी भरपूर तरीके से लाइक और शेयर करेंगे।